यह है चरणपुर गांव का सबसे आलसी लड़का, जिसे सोने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह दिन भर सोता रहता है क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े हैं। सोने के अलावा उसे किसी काम में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसके पास एक खास गुण था। वो लगभग 1 मील दूर तक किसी भी आवाज को सुन सकता था। किसी की भी बात कहीं भी हो रही हो, वो उसे सुन सकता था कि अरे अब तो उठ जाओ, सूरज सिर पर चढ़ा है, पक्षी भी अपने काम पर लग गए और तुम अभी तक सो रहे हो। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पिताजी मैं उठ जाऊंगा, आप दुकान पर जाइए, बस थोड़ा सा समय और। हर दिन का बस यही ड्रामा है। लगभग 2-3 घंटे बाद उसकी मां कमरे में आती है। अब तो उठ जाओ, तुम्हारे पिताजी जल्दी दुकान से वापस आने वाले हैं। जब तुम्हारे पिताजी दुकान से चल पड़े तो मुझे बता देना, मैं खाना बना लूंगी। और यही वह क्षण था जहां उसकी असली शक्ति काम आने वाली थी। लड़का अचानक ध्यान से सुनता है। वो बिना कहीं देखे दूर से ही सब सुन सकता था। यही उसकी सबसे खास ताकत थी। माँ, पिताजी दुकान से चल पड़े हैं, खाना बना लो। पिता घर लौटते हैं। लड़के को सोता हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तुम दिन भर सोते रहते हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मेरे घर में तुम्हारे जैसे की कोई जगह नहीं। निकल जाओ अभी मेरे घर से। नहीं, ऐसा मत कीजिए। कहाँ जाएगा मेरा बेटा? उसको थोड़ा समय दीजिए। नहीं, इसको कोई समय नहीं मिलेगा अब। लड़का चुपचाप घर छोड़ देता है। घर से निकाले जाने के बाद वो लड़का अब अकेला था, लेकिन उसके पास अभी भी एक उम्मीद थी, उसका खास गुण। पूरे दिन से चल रहा हूँ, पेट भी खाली है, पहले कुछ खा लेता हूँ। लड़का पास के ढाबे में जाता है और बैठता है। खाना गरम है, आराम से खाइए। लड़का खाना खाता है। वाह, इतना स्वाद, लेकिन ये अलग क्यों है? ओ भाई, इधर आओ जरा। मैंने ऐसा स्वादिष्ट और अनोखा खाना कभी नहीं खाया। धन्यवाद भाई। मेरा ढाबा इस अनोखे खाने के लिए जाना जाता है। मैं अपने खाने में कभी नमक का इस्तेमाल नहीं करता। नमक के बिना भी ऐसा स्वाद बनाना, यह तो तुम्हारे हाथ का गुण है। ये तो सच में कमाल है। मैं राजा के पास जा रहा हूँ, वहां मैं अपना गुण दिखाऊंगा। तुम्हारे पास भी एक अनोखा गुण है, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, क्यों नहीं, मैं भी चलता हूँ। दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। अब ये यात्रा सिर्फ एक लड़के की नहीं रही, बल्कि 2 अनोखे गुणों वाले लोगों की एक साझा यात्रा बन गई है। दोनों को चलते चलते जंगल में अचानक एक भीड़ दिखती है। एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है। लोग घबराए हुए हैं। यहाँ कुछ गलत हुआ लगता है। एक और लड़का भीड़ में से निकल कर आता है। वो शांत होकर नब्ज चेक करता है। इन्हें किसी चीज का जहर चढ़ा लगता है। मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी इलाज कर सकता हूँ। वो जंगल में से कुछ बूटियां तोड़ता है और पत्थर पर पीसता है। वो दवा तैयार करता है और मरीज को देता है। कुछ ही मिनटों में मरीज उठकर बैठ जाता है। ये तो चमत्कार है। प्रकृति हर बीमारी का इलाज देती है। हम दोनों पास खास गुण हैं। हम राजमहल जा रहे हैं अपने गुणों का प्रदर्शन करने। तुम्हें भी जड़ी बूटियों का अनोखा ज्ञान है, तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। तीनों एक साथ जंगल के रास्ते से राजमहल की ओर निकलते हैं। बड़ा सा आलीशान राजमहल। तीनों एक साथ राजमहल पहुंचते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखो ये राजमहल कितना भव्य है। हाँ, सोने की तरह चमक रहा है। चलो पास से देखते हैं। राजा का बड़ा सा दरबार सजा हुआ है। राजा थोड़ा परेशान दिख रहा है। महाराज, हमारे पास अलग अलग वरदान हैं। हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। हाँ महाराज, हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। महाराज, हमने सुना है आपके राजकुमार को कोई बीमारी है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रही। मैं उसका इलाज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जादू-बूटियों का अपार ज्ञान है। अच्छा, अगर तुमने मेरे बेटे का इलाज कर दिया तो मैं तुम्हें राज्य वैद्य बना दूंगा, और अगर तुमसे इलाज नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा उन्हें राजकुमार के कमरे में ले जाता है। यहाँ बीमार राजकुमार लेटा हुआ है। जड़ी बूटी का ज्ञान वाला लड़का उसकी जांच करता है। महाराज, मुझे राजकुमार की बीमारी की समझ आ गई है। मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। मुझे जंगल से कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। ठीक है। वो जंगल से जड़ी बूटियां मंगवाता है, सिलबट्टे पर पत्तियां पीसता है, एक औषधि बनाता है और धीरे धीरे राजकुमार को देता है। राजकुमार धीरे धीरे आंखें खोलता है। मेरा बेटा, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे को बचाया बल्कि मुझे एक नई आशा दी है। आज से तुम मेरे राज्य के विशेष वैद्य हो गए। अब ढाबा वाला लड़का आगे आता है और वो अपने खाना बनाने के हुनर के बारे में बताता है। महाराज, मैं बिना नमक के स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ जिसका स्वाद आपने कभी नहीं चखा होगा। राजा उसको अपने लिए खाना बनाने के लिए कहता है। वो रसोई में जाके खाना बनाता है और राजा के सामने पेश करता है।
वह एक कैसा अनोखा स्वाद है। श्याम, मैं तुम्हें अपने राजमहल के रसोई घर की जिम्मेदारी देता हूं। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुआ। अब तुम्हारी बारी है, अपना हुनर बताओ। महाराज, मैं अभी अपने हुनर का प्रमाण दे सकता हूँ। कैसे? इस समय आपके 2 मंत्री अपने कक्ष में बैठकर आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो आज रात आपको मारने की योजना बना रहे हैं। क्या बकवास है ये? मेरे मंत्री मेरे खिलाफ? महाराज, मैं दूर की आवाजें भी सुन सकता हूँ। मैंने खुद उनके मुंह से ये बात सुनी है। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो सजा बहुत बड़ी होगी। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए महाराज, मैं आज रात ही इसे साबित कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। रात का समय, महल में सन्नाटा। महाराज, आज आप अपने बिस्तर पर मत सोइए, हम आपकी जगह कुछ व्यवस्था कर देंगे। बिस्तर पर तकिए लगाए जाते हैं, ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सो रहा हो। राजा, तीनों लड़के और कुछ सैनिक पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। 2 मंत्री अंदर आते हैं। आज काम खत्म कर देते हैं। आज के बाद राज हमारा होगा। रुको! महाराज, हमें माफ कर दीजिए। विश्वासघात की सजा माफी नहीं होती। ले जाओ इन्हें। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई। महाराज, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। आज से तुम मेरे राज्य के विशेष सलाहकार हो। काबिलियत सिर्फ कामों में नहीं, इरादों में होती है। जो अपने गुण को सही दिशा में इस्तेमाल करता है वही असली मायनों में सफल होता है।